Hello, welcome to Legal Awareness वेब सीरीज। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में हम 8 वीडियो बना चुके हैं। आज ये नया वीडियो बन रहा है और मुहर्रम के दौरान पहला वीडियो सारा विश्व इमाम हुसैन को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मेरी दुआ है कि अब किसी को गमे हुसैन के बाद कोई और गम ना हो, किसी का हक न मारा जाए, किसी पर जुल्म ना हो, किसी के खेमे या घरों को न जलाया जाए, किसी भी औरत की रिदा उससे न छीनी जाए, न किसी औरत को बरहना परेड कराया जाए। अब कोई हाकिम यजीद न बन पाए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बोलबाला हो। वैसे भी कभी कोई यजीद किसी हुसैन से नहीं जीता, विकार खून शहीदान करबला की कसम, यजीद मोर्चा जीता है जंग हारा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, इस्लामिक लॉ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे उसके सुन्नी स्कूल बने, कैसे उसके शिया स्कूल बने, इन पर बात की। और आज के 2020 के ज़माने में लोगों में वो पेशेंस नहीं कि 1400 साल की हिस्ट्री को समझने के लिए 2 घंटे भी दें उन 8 वीडियोस को देखने के लिए। मुझसे लोगों ने लिखा कि कॉन्क्रीट बात पर आइए, सीधे इतिहास और हिस्ट्री मत बताइए। बहुत सौ ने मेरे वीडियोस को कंडेम किया सिर्फ उनका टाइटल देखकर, जो टाइटल औरों ने दिया था। बहुत सौ ने मुझे कंडेम किया अनहर्ड। मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो देखिए, पूरा आर्टिकल पढ़िए और फैसला कीजिए। एक जुमला किसी मोटिवेटेड कैंपेन के तहत मेरे वीडियो से निकाला जाए और आपको 15 सेकंड में वो दिया जाए, उस पर फैसला ना कीजिए, ये नाइंसाफी होगी। और अगर हुसैन से अकीदत है तो फिर नाइंसाफी ना कीजिए। आइए आज मैं पर्टिकुलर बात कर लेता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बने और इसलिए बने कि इंसाफ हो, इसलिए बने कि जस्टिस हो, इसलिए बने कि कोई जुल्म अब ना हो, इक्वालिटी हो, मसावात हो, समानता हो। मैंने बार बार कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल है, लेकिन यह आसान काम नहीं और यह जल्दी में नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि यह आइडियल है और क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का टीचर हूं, इसलिए मैंने कहा कि इस प्रिंसिपल की मुखालफत नहीं हो सकती। आपको स्पेसिफिक्स में इंटरेस्ट है तो आज एक मुद्दा एक स्पेसिफिक पॉइंट पर लेता हूं। मैंने बार बार कहा है अपने सारे वीडियोस में और यूनिफॉर्म सिविल कोड के सारे आर्टिकल्स में कि ये शादी और डिवोर्स के मसले तो कुछ आसान होंगे, रियल मसला तो आएगा इनहेरिटेंस का, सक्सेशन का मसला आएगा। हिंदू लॉ रिफॉर्म हमने किया, हम हिंदू बेटी को 1955 में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोपार्टनर न बना पाए। 2005 में जाकर वो अमेंडमेंट हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट। आज की भी जो सिचुएशन है वो ऐसी है। दिलीप डिसूजा के एक आर्टिकल के सिलसिले में आज बात करता हूं। पहले कुछ कंसेप्ट्स को एक बार फिर से समझ लें। मैं इस्लामिक लॉ के वीडियोस में उनको बता चुका हूं, लेकिन आपने क्योंकि वो वीडियोस नहीं देखे
आप मोटिवेटेड प्रोपेगेंडा से गवर्न हुए, तो फिर से बताता हूं। एग्नेट, एग्नेट वो आदमी होता है जब वो किसी दूसरे से ब्लड या एडॉप्शन से रिलेटेड हो थ्रू मेल, यानी जब दो लोग आपस में एक दूसरे से उनका रिश्ता हो किसी मर्द के जरिए। जैसे पोता है तो उसका जो दादा से रिश्ता है वो बाप के जरिए है और बाप मर्द है। कॉग्नेट, जब दो लोग आपस में रिलेटेड हों पर मर्द के जरिए रिलेटेड ना हो तो उन्हें कॉग्नेट कहते हैं। जब इनहेरिटेंस का लॉ बनाया जाएगा उसमें ये एग्नेट और कॉग्नेट को समझना होगा। जब इनहेरिटेंस का लॉ बनाया जाएगा तो फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्रीन ब्लड, ये सारे शब्दों की व्याख्या होगी, उन्हें समझना होगा। कभी हाफ ब्लड ब्रदर होगा, कभी हाफ ब्लड सिस्टर होगी, कभी यूट्रीन ब्लड होगा। आइए एक एग्जाम्पल लीजिए, और एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसी जो अनहोनी नहीं है, लोगों के साथ होती है। किसी फैमिली में एक बेटा है और एक बेटी है, और वो बेटा और बेटी और उनके बच्चे कहीं ट्रिप पर जाएं। गर्मियों का ज़माना है, पहाड़ों पर ट्रिप पर लोग शिमला और मनाली और कश्मीर जा रहे हैं। अब अगर आपकी एक बेटा और एक बेटी है और फिर एक पोता और नवासा है, और समझिए आपकी दो प्रॉपर्टीज हैं। एक समझ लें कि हैदराबाद में आपका घर है, और समझ लें कि एक पटना में आपका घर है। अब अगर आप मर जाएं बिना वसीयत किए हुए, तो आपके पोते को और आपके नवासे को कैसे प्रॉपर्टी बटे। ये देखिए, मैं कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऑफ कोर्स दिलीप डिसूजा की एग्जाम्पल इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में लिखा। मैं लीगल अवेयरनेस के व्यूअर्स को आसान हिंदुस्तानी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे प्रॉपर्टी बटेगी, यह तय होगा कि आप किस मजहब को मानते हैं। यह एक प्रोपेगेंडा है कि सिर्फ मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ को मानते हैं। असलियत में इस मुल्क में हर कम्युनिटी का एक लॉ है, और हर कम्युनिटी अपने लॉ से गवर्न होती। हद तो यह है कि अगर कोई हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ले, तब भी वो 1976 के अमेंडमेंट के बाद इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न न होकर हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी हिंदू पर्सनल लॉ से गवर्न होता। हमारी तो प्रॉब्लम यह है कि हम पोस्ट ट्रुथ एरा में रहते हैं जिसमें सच का कोई मीनिंग नहीं और फैक्ट्स इररेलेवेंट हैं। अब यही एग्जाम्पल कि आपका पोता भी है और नवासा भी है, और आपको कुछ हो जाए तो कैसे प्रॉपर्टी बटे, इसको देखिए कि अगर आप इस मजहब के मानने वाले होंगे तो क्या होगा, और इस मजहब के मानने वाले होंगे तो क्या होगा। अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत जाएं
तो दोनों आपके नवासे और पोते को बराबर बराबर मिल जाएगा। किसी को पटना का घर मिल गया और किसी को हैदराबाद का घर मिल गया, या दोनों घरों में से आधा आधा मिल गया। ये कब होता है? जब आप देखेंगे जो सेक्शन 8 है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, वो कहता है कि जो प्रॉपर्टी हिंदू मेल की बिना वसीयत किए जो मर गया, वो उसके एग्नेट्स में जाएगी, यानी उसके बेटे से जिनका रिश्ता है, और उसके बाद कॉग्नेट्स में जाएगी अगर कोई उसका बेटे से या मर्द से रिश्ते वाला रिश्तेदार नहीं। तो मसला क्या हुआ कि अगर किसी हिंदू का कोई डायरेक्ट वारिस नहीं है, तो जो मर्द से रिश्ते वाले उसके रिश्तेदार होंगे उनको सब कुछ मिल जाएगा, और जो बेटी से रिलेटेड उसके रिश्तेदार होंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा। अब ये इंसाफ है या नहीं, मैं आप पर छोड़ता हूं। अगर मुस्लिम लॉ में आप आए तो मुस्लिम लॉ में मैं बता चुका हूं आपको कि दो तरह के वारिसान हैं, शेयरर्स हैं और रेजिडोरीज हैं। ये शेयरर्स वो हैं जिनके शेयर कुरान में फिक्स्ड हैं। ये शेयरर्स वो हैं जो हायर कैटेगरी है इनहेरिटेंस का, जो हिरार्की है उसमें। रेजिडोरीज को जब मिलेगा जब शेयरर से बचेगा। अब कॉग्नेट्स का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर मरने वाले ने कोई बेटा छोड़ा है और बेटी छोड़ी है, तो फिर बेटी अब शेयरर की हैसियत से नहीं लेगी, बल्कि अपने भाई के साथ वो रेजिडरी बन जाएगी और उसका हिस्सा अपने भाई के मुकाबले में आधा होगा। ये वो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त लोगों के माइंड में है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगी तो ये जो मुसलमान बेटी को मुसलमान बेटे के मुकाबले में आधा हिस्सा मिलता है, इसमें क्या तब्दीली की जाए और कैसे की जाए, ये बड़ा कॉन्क्रीट मसला है, आपके सामने मैं रख दे रहा हूं। तो उसी एग्जाम्पल में जिसमें एक दादा है और एक नाना है और उसका पोता है और उसका नवासा है, जो बेटी का बेटा होगा उसका हिस्सा कम होगा, कॉग्नेट है वो। एक औरत के जरिए रिश्ता है उससे नाना का, और अगर उसका पोता है और बेटे के जरिए उसका रिश्ता है तो उसको ज्यादा मिलेगा। ये एक मसला हो रहा है। और एक दूसरा मसला जो डिसूजा ने अपने आर्टिकल में रेस किया है कि एक अच्छा कपल है, उनके एक बेटी है और एक बेटा है, अब एक दिन अगर वो बेटी जा रही है वॉक पर और उसको कोई कोबरा काट ले और उसका पति उसको अस्पताल लेके जाए पर तब तक उसकी मौत वाक़ई हो जाए, कैसे प्रॉपर्टी बटेगी? सवाल वहीं आके उठेगा कि प्रॉपर्टी बांटने के लिए पूछना होगा कि मजहब कौन सा है, पर्सनल लॉ कौन सा लगेगा। अगर मुल्क के सेकुलर लॉ पर जाएं, मैं बार बार कह चुका हूं कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के फॉर्म में ऑलरेडी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजूद है।
जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट के फॉर्म में ऑलरेडी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजूद है। कितने लोगों ने उस कोड को इस्तेमाल किया, कितनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी की या शादी को रजिस्टर किया, वो ज्यादा बड़ा सबूत है कि देश यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहता है या नहीं चाहता। देन ये जो लॉ कमीशन ने रिस्पॉन्सेज मांगे हैं, और मैंने सुना 50 लाख से ज्यादा लोगों ने रिस्पॉन्सेज दिए, जो वहां कह रहे हैं कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, वो अपनी शादी क्यों नहीं करते स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, और रजिस्टर क्यों नहीं करते अपनी मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत? ये अहम सवाल है। हस्बैंड एंड वाइफ हैं, वाइफ की डेथ हो जाए, बेटा और बेटी हैं, कैसे प्रॉपर्टी बटे? इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 ये कहेगा कि ऐसे हालात में इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होगा अगर आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या बुद्धिस्ट हैं या सिख हैं या जैन हैं, क्योंकि इन सब के पर्सनल लॉज हैं। फिर ये बाद में कहेगा कि ईसाइयों के लिए और पारसीज के लिए ये उसूल हैं। तो पारसीज के लिए ये उसूल बताया कि अगर आप और आपका हस्बैंड दोनों पारसी हैं, तो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो इस तरह डिवाइड की जाए कि 4 हिस्सों में कर दी जाए। एक हिस्सा आपके हस्बैंड को मिले, और 2 हिस्सा आपके बच्चों को मिले, और चौथा हिस्सा आपके पेरेंट्स में डिवाइड हो। फिर से समझिए एग्जाम्पल को। एक हस्बैंड एंड वाइफ है, वाइफ की डेथ हो जा रही है, हस्बैंड है, बेटा और बेटी है, और इस औरत के 2 पेरेंट्स हैं, मां और बाप हैं। तो हस्बैंड को वो और बेटा बेटी को एक एक हिस्सा मिल गया, और एक हिस्से में पेरेंट्स को बांट दिया गया। ये पारसी लॉ हुआ। अगर आप ईसाई हैं तो 1/3 आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो आपके हस्बैंड को जाएगी, बेटी को जाएगी और बेटे को जाएगी, और आपके पेरेंट्स को कुछ नहीं मिलेगा। यानी 1/3 1/3 1/3, यानी 3 हिस्से किए जाएंगे, 4 हिस्से नहीं किए जाएंगे। हस्बैंड को मिल गया, बेटी को मिल गया, बेटे को मिल गया, लेकिन इस औरत के पेरेंट्स को कुछ नहीं मिलेगा। क्या पेरेंट्स को एक्सक्लूड करना इंसाफ है और जस्टिस है? आप तय कीजिए। ये वो मुद्दा है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आके हमारे मुंह पर सामने खड़ा हो जाएगा। और अगर आपके बच्चे नहीं तो आपके हस्बैंड को आधा मिल जाएगा, और आपके फादर को आधा मिल जाएगा, और आपकी मां को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ईसाई हैं और आपकी डेथ हो जाए और आपके बच्चे नहीं हैं, तो आधा हस्बैंड को मिल जाएगा, आधा आपके बाप को मिल जाएगा, पर आपकी मां को कुछ नहीं मिलेगा। अब ये इंसाफ है या नहीं, आप तय कीजिए। अगर आप हिंदू हैं तो आपके हस्बैंड को और आपके बच्चों को 1/3 1/3 1/3 मिल जाएगा, और आपके पेरेंट्स को कुछ नहीं मिलेगा। यानी पारसी हैं तो आप सोचिए कि 4 हिस्से हो रहे हैं, पेरेंट्स को मिल रहा है। अगर ईसाई हैं और बच्चे हैं तो पेरेंट्स को नहीं मिल रहा, और बच्चे हैं और बच्चे नहीं हैं तो फादर को मिल रहा है और मां को नहीं मिल रहा।
और अगर हिंदू हैं तो आप के पेरेंट्स को कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आपके कोई बच्चा नहीं है तब आपके पेरेंट्स को मिलेगा, अगर आपके पति का कोई वारिस नहीं है। अब अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके हस्बैंड को 1/4 मिल गया, आपके बेटे को बेटी के मुकाबले में डबल मिल गया, और आपके पेरेंट्स को भी शेयर मिलेगा, क्योंकि वो कुरानिक एयर हैं, शेयरर हैं, सुपीरियर क्लास हैं। अब यहां बेटी को कम मिल गया, इसलिए वो क्वेश्चन कि क्या ये जस्टिस है यहां भी रेलिवेंट रहेगा। लेकिन यहां पेरेंट्स को मिला है लेकिन बेटी को कम मिल गया। और यहां भी अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो हस्बैंड को आधा मिल जाएगा और बाकी आपके पेरेंट्स में डिवाइड होगा। जो बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगी तो यह तय करना कि पेरेंट्स को दिया जाए या ना दिया जाए, बच्चे होने या ना होने पर शेयर में फर्क पड़े या ना पड़े, मां को कितना मिले और बाप को कितना मिले, यह उतना ही अहम होगा जितना आप चाहेंगे कि एक बेटी को बेटे के बराबर मिले। लेकिन सारा फोकस हमारा बेटी को कम मिल रहा है, मुस्लिम लॉ में बड़ी ज्यादती हो रही है, इस पर है। लॉ की इंट्रिकेसीज को समझेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हर लॉ में प्रॉब्लम है। पारसी लॉ में भी प्रॉब्लम है, क्रिश्चियन लॉ में भी प्रॉब्लम है, हिंदू लॉ में भी प्रॉब्लम है और मुस्लिम लॉ में भी प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने बार बार कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रिंसिपल अच्छा है पर रास्ता मुश्किल है, इसलिए उस रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ें, पीस मील रिफॉर्म करें, कंसेंसस इवॉल्व करें, सबको राजी कर लें ताकि सब यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वागत करें और खैर मकदम करें और ऐसा लॉ बना पाएं जिसको आप कहेंगे कि ये जस्ट कोड है। इसलिए एक लॉ होना अपने आप में उतना अहम नहीं है जितना हर लॉ का न्यायोचित होना, हर लॉ का जस्ट होना इंपॉर्टेंट है। लॉस की जस्टनेस से लॉ की रिस्पेक्ट का ताल्लुक है। लॉ की रिस्पेक्ट इसलिए नहीं होती कि लॉ एक है, बल्कि लॉ की अवाम रिस्पेक्ट, समाज रिस्पेक्ट जब करता है, जब उनको लगता है कि ये लॉ जो है ये न्याय पर बेस्ड है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। और लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे सारे वीडियोस यूसीसी के पूरे एक बार जरूर देख लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।